जब आप एक फिल्म बनाते हैं, चाहे वो छोटी फिल्म हो चाहे बड़ी फिल्म हो, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब हम यहाँ पे आते हैं तो आपको लगता है कि जो आप जानते हो उससे ज़्यादा बहुत सारे लोग जानते हैं। जर्नलिज्म आपको तराशता है कम्युनिकेशन के लिए। सिनेमा के बारे में जानना, बहुत अच्छे से जानना और सिनेमा बना लेना, फिल्म बना लेना, दो बहुत अलग चीज़ें हैं। एक जो लाभ आपको मिलता है पत्रकार होने के नाते कि आप बहुत अलग अलग जगहों पे जाते हैं। मेल डोमिनेटेड है फिल्म इंडस्ट्री, सालों से है और अभी भी है। 4 ऐसे फिल्म वाले लोग जो पहले हमारी बिरादरी में थे और उन्होंने पाला बदल दिया, और वो यहाँ पर आएंगे मंच पर। अश्विनी चौधरी हैं, उन्होंने पहली फिल्म बनाई घर बेच के अपना। फिल्म का नाम था लाडो। लाडो को नेशनल अवार्ड मिला। बहुत हिम्मत चाहिए होती है। हमें लगता है कि बहुत ही चमकीला संसार है, हीरोइनें हैं सर सर कहते हुए आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही हैं, 4-6 एडी हैं, आपका झोला सिगरेट माचिस अलग अलग उठाने के लिए अलग अलग एडी हैं। ऐसा नहीं होता है, चीज़ों के लिए बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है। और दूसरे हमारे मेहमान हैं, कौन आप दोनों में ज्यादा सीनियर है? अविनाश दा, आप की राम कुमार जी? दूसरे हमारे मेहमान हैं राम कुमार सिंह। एक फिल्म आ रही है सरकार 3, वो राम कुमार जी ने लिखी है। इससे पहले जेड प्लस लिखी, पहले पत्रकार थे। आप लोगों को जाना नहीं है? हमारे हिस्से का प्रवचन सुनना है। और तीसरे हमारे मेहमान हैं अविनाश दास, और बहुत ही लल्लन टॉप आदमी है। मैं इनकी तारीफ करने लगूंगा तो 45 मिनट खर्च होंगे। इसलिए नहीं कि ये आ गए हैं, इसलिए भी नहीं कि ये और भी लोगों को ले आए हैं, इसलिए क्योंकि ये कमाल का लिखते हैं, बहुत जिंदा लिखते हैं। और आप में से कई लोग कहते हैं, हम लोगों में से किसी को, प्रतीक्षा के लिए, कुलदीप केतन के लिए, कि आप लोग बहुत अच्छा लिखते हैं। तो हम लोगों के भी सामने कोई लोग होंगे ना जिनको देख के हम सीखते हैं। अविनाश दास ऐसे ही लोगों में हैं। और अच्छे आदमी इसलिए संकोच कर रहे हैं अपनी तारीफ सुन के। और चौथे जो मेरे मेहमान हैं, उनको मैं मेहमान नहीं कहूंगा, वो मेरा दोस्त है। उसका नाम गौरव है, सौरभ गौरव वाला गौरव। और गौरव ने भी गलती से बीटेक किया है, अच्छा वाला बीटेक किया है, आईआईटी वाला बीटेक किया है। और कमाल की कहानियां लिखते हैं, कमाल की कविताएं लिखते हैं। अभी एक टीवी सीरीज लिख रहे हैं और अगली के गाने लिखे हैं, मिंत्रा का ऐड लिखा है, काफ़ी काम किया है। और अश्विनी मामा जी हैं मेरे। आप लोगों को लग रहा होगा सब रिश्तेदार बुला लिए, दोस्त बुला लिए, रिश्तेदार बुला लिए। लल्लन टॉप वाले दरअसल ऐसे हैं कि रिश्ता जोड़ लेते हैं। फिल्म वालों पर आजकल बड़ी मुश्किल आ रही है, और मैं जर्नलिस्ट हूं, आप जर्नलिस्ट रह चुके हैं। क्या है मतलब, कुछ लोगों ने ये तय कर लिया है, मतलब सेंसर बोर्ड के ऊपर भी बंबई में एक सेंसर बोर्ड बैठा है जिसके यहाँ जाएंगे, माथा टिकाएंगे, फिल्में रिलीज होंगी, वरना काम नहीं चलेगा। बताइए सर जी। अच्छा, हो गया सवाल? हाँ। ये चल रहा है ना? हाँ। नहीं, एक तो क्या है कि वो बहुत टाइम बाद ना इतनी सारी किताबों के बीच में बैठे हैं ना, तो थोड़ा नर्वस हो गए हम लोग। अनपढ़ों की इंडस्ट्री है ना हमारी। मुझे नहीं पता था कि इस तरह का सवाल पूछा जाएगा यहाँ। मतलब खैर ये तो हमेशा से ही रहा है, मुझे लगता है। मैं तो लगभग 15 साल से हूँ इंडस्ट्री में। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 साल से ट्रेड यूनियन में एक्टिव हूँ। फिल्म की जो ट्रेड यूनियन है, जनरल सेक्रेटरी हूँ हमारी फिल्म एंड टेलीविज़न डायरेक्टर एसोसिएशन का। सेंसर बोर्ड तो हमेशा से ही था, और लगभग ऐसा ही काम करता था जैसा अब कर रहा है। पिछले 2 साल से चीज़ें और बदली हैं। अच्छे के लिए नहीं बदली, थोड़ा बुरे के लिए बदली हैं। जिस तरह से सेंसर बिहेव करने लगा है पहला जी के आने के बाद, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मुझे लगता है कि वो बहस बहुत लंबी है। वो एक आदमी की बात नहीं है, वो एक माइंडसेट की बात है, वो एक खास किस्म की पॉलिटिक्स की बात है, मेरा ऐसा मानना है। एक खास तरह की सोच की बात है जो तमाम तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, सिनेमा की बात नहीं है, उस सभी इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से एक खास तरह की सोच को थोपने की जो कोशिश देश भर में हो रही है, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा सेंसर बोर्ड भी है, जिसको इम्प्लीमेंट करने वाला एक आदमी है। मैं उस आदमी को दोष नहीं देता हूँ, वो वही कर रहा है जो उसको करना चाहिए, इसीलिए शायद उन्हें वहाँ बिठाया गया। वो तो है। सिनेमा की कर्मभूमि चूँकि हमेशा से मुंबई ही रहा है, हिंदी सिनेमा की बात मैं कर रहा हूँ, और यहाँ जिस तरह की राजनीति पनपी, रीजनल पॉलिटिक्स की बात मैं कर रहा हूँ,
जो मराठी मानुस के नाम से शुरू हुई थी। चूंकि सिनेमा हम लोग एक मास मीडियम है, बहुत बड़ी विधा है जिसको हम लोग कहते हैं, जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़े उस पे जाता है, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है यहाँ जो भी सक्रिय लोग हैं किसी भी क्षेत्र में, खासकर राजनीति में। और ये बहुत नया नहीं है, मुझे लगता है जो बात सौरभ अभी कर रहा है कि एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो है ये अभी पिछले 2 साल में, चूँकि जो हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर के जो चीज़ें हुई, या जो थोड़ी हम लोग इनटॉलरेंस की बात करते हैं, जो मैं मानता हूँ है, हो सकता है कुछ लोग ना मानते हों, उसमें इस तरह की जो ताकतें हैं वो थोड़ी और ज़्यादा सक्रिय हो गई हैं। अनफॉर्चुनेटली फिल्म इंडस्ट्री में चूंकि पैसा बहुत इन्वॉल्व है, जब आप एक फिल्म बनाते हैं, चाहे वो छोटी फिल्म हो चाहे बड़ी फिल्म हो, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके चलते हुए एक जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कमज़ोर हो जाती है हमारी फिल्म मेकर्स की, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसे का भार होता है और उस वक्त स्टैंड लेने वाली स्थिति जो है वो नहीं होती है। फिर वो चाहे एक बहुत बड़ा फिल्म मेकर हो, चाहे वो करण जौहर हो, चाहे एक बहुत बड़ा स्टार हो जो शाहरुख खान हो, अनफॉर्चुनेटली उनको जाकर के एक खास दरवाजे पे मत्था टेकना पड़ता है, जो मुझे लगता है एक बहुत डेंजरस और बहुत ख़राब साइन है। मैं ऐसा मानता हूँ, ये मेरी अपनी राय है। ये बहुत गलत दिशा में चीज़ों को लेके जाने वाली बात है। उन चीज़ों को अगर इग्नोर किया जाए या उसके खिलाफ कोई खड़ा होकर के स्टैंड ले, तो मुझे लगता है कि इस खास तरह की फोर्सेस को कॉर्नर किया जा सकता है। लेकिन पिछले 6 महीने में या 1 साल में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, आप सब लोगों को पता है, मुझे लगता है बहुत अनफॉर्चुनेट है। यही कहलवाना था मेरे मुंह से। मैंने पहले भी कहा था कि हम किसी, मतलब हमें हेडलाइन नहीं चाहिए, दिल की बात चाहिए। राम कुमार जी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पास की बात हो रही है, आपने सरकार 3 लिखी है, बैठने वाले सुनने वाले समझदार हैं। क्या किसी किस्म का दबाव रहता है कि चूंकि कथित तौर पर पत्रकारों के पास एक ये बहुत ही शानदार ब्रह्मास्त्र है, तो जैसे पत्रकार को किसी को मूर्ख कहना है और किसी को महान कहना है, पर वो सीधे नहीं कह सकते, तो कहते हैं ये आदमी कथित तौर पर मूर्ख है, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि ये मूर्ख है, मैं नहीं कह रहा हूं। और महानता में भी यही होता है कि कथित तौर पर बहुत बड़े फिल्म मेकर है वो। तो कथित तौर पर जिस एक शख्सियत के ऊपर सरकार की पूरी सीरीज बेस्ड है, मुंबई में जिनका महानायक सा दर्जा है, चूंकि उस परिवार की सियासत है, अलग अलग लोग हैं, तो एक राइटर के तौर पे प्रेशर रहता है क्या कि बॉस ये चीज टच नहीं ही कर सकते हैं, आखिरी में सब ठीक दिखाना होगा, बहुत ग्रे की तरफ नहीं जाती। सरकार 3 के राइटिंग का क्या प्रोसेस रहा? जो कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं, ऐसा बोल के बोल। मुझे लगता है ये बहुत जल्दी होगा बोलना, लेकिन मैं डायलॉग्स लिख रहा हूँ उसके, और लिख दिए हैं, हो गई फिल्म शूट लगभग हो गई है। तो मेरे लिए इसलिए प्रेशर नहीं था कुछ भी, क्योंकि ऑलरेडी 2 सीरीज़ की वो फिल्म आ चुकी हैं, तो कैरेक्टर ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, तो मुझे इधर उधर नहीं है, कैरेक्टर सारे तय हैं कि वही है। तो हमको उस कहानी के साथ, जो मुझे आरजीवी ने सजेस्ट की, उस कहानी के साथ मुझे चलना था। तो मतलब कोई पॉलिटिकल तरह का प्रेशर नहीं, क्योंकि अलग तरह का थ्रिलर है पूरा का पूरा, तो एक नई कहानी है। तो मतलब मैं क्या कहूँगा, क्योंकि उसमें कुछ नया नहीं है, मतलब इसलिए नया नहीं है, मतलब मेरे लिए प्रेशर नया नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर्स ऑलरेडी देख चुके हैं आप सरकार में कि वो जैसे सरकार चल रही है वैसे ही और थोड़ी सख्त हो जाएगी और थोड़ा टाइट हो जाएगा, लेकिन अलग से कुछ नहीं दिखे, मतलब अलग से कुछ वैसा नहीं होगा कि मुझे कोई प्रेशर रहा हो कि मैं क्या दिखाऊं और क्या नहीं दिखाऊं। जो राम कुमार ने कहा उसमें से हेडलाइन ये बनती है कि सरकार 3 में कुछ भी नया नहीं। ये नहीं है, ये बनाना। अविनाश जी, आपने अभी एक फिल्म कंप्लीट की है, अनारकली आरावाली। एक सवाल जो दरअसल आप चारों लोगों से है, और चूंकि आप उस जोन में अभी सबसे नए हैं, हम लोग पत्रकार होते हैं सर, चीज़ें बहुत रॉ और फर्स्ट हैंड देखते हैं। खबर मिली कि साहब फलाने मोहल्ले से बदबू आ रही, गए तो 5 दिन की लाश सड़ रही है। अब आप 5 दिन की लाश भी टीवी पे नहीं देखते हैं, सड़ती हुई, कीड़े लग गए, कैसे पुलिस वाले घुस रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैमरा भी उतने अंदर नहीं जाता। जब आप अखबार में भी पढ़ रहे होते हैं तब भी उतने ब्यौरे नहीं होते हैं। तो एक उतने करीब से चीज़ों को देखा, नेताओं की हकीकत पता है, जन्नत की हकीकत पता है, और फिर फिल्म बना रहे हैं, तो वो जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस कितने काम आते हैं? ये आप चारों लोगों से सवाल है। सबसे पहले आपसे, क्योंकि अभी आपने बिल्कुल ताज़ादम बनाई है, क्योंकि
हम लोग पान सिंह तोमर के बारे में पढ़ रहे थे, तो उस रिसर्च करते हुए, किरदारों के बारे में जानते हुए, कवरेज करते हुए आपको बहुत सारे किस्से मिल जाते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं कि पत्रकारों के लिए नरेशन आसान होता है क्योंकि तमाम ज़िंदगी उन्होंने वही काम किया होता है। देखिए, जो मेरी फिल्म की कहानी है वो भी पत्रकारिता से जुड़ी हुई कहानी है, क्योंकि जब मैं एनडीटीवी में काम करता था तो 2006 में यूट्यूब जब बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था, नया नया आया था, तो 12 बजे मेरी शिफ्ट खत्म होती थी रात में और 1 बजे कैब मिलती थी। तो 12 से 1 मैं देखा करता था यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें। तो भोजपुरी, फैज़ाबादी करके मुझे एक तारा बानो फैज़ाबादी की कहानी पता चली। बहुत ही हाईली इरोटिक गाना था और उसमें 3-4 सेकंड के उसके शॉट्स थे जिसमें कोई इमोशन नहीं था, मतलब भयानक इरोटिका थी पर चेहरा एकदम सपाट था। तो मेरी दिलचस्पी उसमें जगी और फिर मैंने उस कहानी की खोज की, उसकी कहानी उसको ढूंढने की भी कोशिश की। मुझे मिली नहीं। फिर धीरे धीरे बहुत पकता गया। फिर 2009 में जब मैंने सोचा कि यार बहुत हो गई, पिछले 96 से मैं लगातार अखबार और टेलीविज़न की नौकरी करता करता थक गया, तो मुझे लगा कि कुछ नया खेल करना चाहिए ज़िंदगी में। जो पुराने अपने सपने हैं उसको थोड़ा, उसकी यात्रा को पूरी करना चाहिए। तो उसके बाद होता क्या है कि आपके पास कहानी होती है, फिर आप प्रोड्यूसर तलाशते हैं, उन लोगों को तलाश करते हैं जो आपकी कहानी को सेलुलॉइड पर उतारने में जो है वो मदद करते हैं। उस यात्रा में लोगों ने कहा कि कुछ नया सोचना चाहिए। फिर मैंने 2 कहानी लिखी, 2 स्क्रिप्ट लिखी मैंने, जो कि पत्रकारिता से बिल्कुल अलग थी, लेकिन उन कहानियों को जो है वो प्रोड्यूसर नहीं मिल पाया। एक कहानी बनते बनते नहीं बनी। फाइनली उसी कहानी को एक प्रोड्यूसर मिला जो कहानी सबसे पहले मेरे दिमाग में आई थी। तो जाहिर है मैंने पत्रकारिता के हिसाब से, जो मीडिया में काम करने के हिसाब से, उसकी ऑथेंटिसिटी और उसको कहानी बनाने में पूरी मेहनत हमने की उसमें। लेकिन होता क्या है कि जब आप जिस तरीके से चीज़ों को बनाने के लिए चलते हो, लगभग वही बनती नहीं है। बहुत सारे इनपुट्स आते हैं। जब हम यहाँ पे आते हैं तो आपको लगता है कि जो आप जानते हो उससे ज़्यादा बहुत सारे लोग जानते हैं। जब आप काम करने के लिए निकलते हो तो आपको लगता है कि आप जो चीज़ लेकर आए हो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास के लोग ऐड करते हैं। तो मीडिया में होने के चलते फ़ायदा एक ही होता है कि आप जो है वो कंटेंट वाइज अपने को दुरुस्त रखते हो और आपके आस पड़ोस के लोग जो हैं, यहाँ के जो सिनेमैटिक लोग हैं, वो आपको टेक्निकली जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो अलग से मैं, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब बातचीत अगर आगे बढ़ेगी तो मैं खोल पाऊंगा कि क्या और मेरे हिसाब से, मीडिया में होने के हिसाब से क्या फ़ायदे मुझे मिले। गौरव? मेरा मतलब सब लोगों से बहुत कम वक्त गुजारा मैंने मीडिया में, और तो लेकिन जितना भी तहलका के साथ मैंने देखा और सिनेमा पे मैं लिख रहा था जो, तो एक चीज़ तो जो होती है कि क्योंकि आप जर्नलिज्म आपको तराशता है कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि आप पहुंचाते हो किसी चीज़ को, किसी खबर को, किसी फिल्म के बारे में जब आप लिखते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपकी ट्रेनिंग करता है कि जब आप सीधे वो कहानी बता रहे होंगे तो कहाँ आप चूक सकते हैं, कहाँ उसे बेहतर तरीके से बता सकते हैं। दूसरा बहुत फ़ायदा जो कि एक शायद एक बहुत ज़्यादा एक पाठक के तौर पे भी, जो पत्रकार भी होता है, वो पहली बार खबर वो पढ़ रहा होता है सबसे पहली बार। शायद वो जब जिंदा खबर देखता है तो पहला रीडर होता है अपनी ही खबर का, बाद में वो उसे और रीडर्स तक पहुंचाता है। तो आपको बहुत चीज़ों का, जो अब हम लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पे देख रहे हैं बहुत सारे, किसी ने वीडियो बना के डाल दिया किसी चीज़ का, जैसे मुझे बहुत इंस्पिरेशंस मिलती हैं चीज़ों की, जो बहुत किसी ने सड़क चलते किसी घटना का 30 सेकेंड का 1 मिनट का वीडियो बना दिया, उसमें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स दिखते हैं। तो एक किस्म का अभी जो सोशल मीडिया पे जो हर आदमी जर्नलिज्म कर रहा है और चीज़ों को, कहानियों को आपको 1 मिनट में बता देता है कि पटना में किसी के साथ क्या हुआ, किसी सड़क पे उसने कैसे किया। तो मुझे लगता है कि जर्नलिज्म में आप बहुत सारी कहानियां देख पाते हैं, वही फर्स्ट हैंड, जो अभी हम वीडियोस के थ्रू, खबर के थ्रू किसी देख रहे हैं। और मुझे एक और फ़ायदा होता है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो, क्योंकि मैं तहलका के साथ जुड़ा रहा, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं,
तो जिन्होंने बहुत रिपोर्टिंग की है चीज़ों की तह तक जाके, तो बहुत किस्से और बहुत घटनाओं का एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस सुनने को मिल जाता है। राम कुमार जी, आपकी तो पहली फिल्म, जितना हमने सुना, मेरे ख्याल से Z+, आपकी अपनी रिपोर्टिंग के एक्सपीरियंस पे बेस्ड थी? हाँ, कुछ कुछ मतलब ऐसा लगता कि मुझे पत्रकार होने के नाते एक लाभ, जैसे मैं एक गांव से आता हूँ, बिल्कुल ऐसे गांव से जहाँ मेरे घर में ही मैंने 10th सबसे पहले पास की, 2nd डिवीज़न थी मेरे को तो मैंने पास की और पिताजी बहुत नाराज़ हुए थे कि भाई क्या है, क्या मतलब है। फिर 12वीं पास की, हाँ नहीं कि कम नंबर आए। फिर 12वीं पास की, तो 12वीं में मेरे को क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर थे, क्योंकि गणित चली गई थी जीवन से तो फिर जो है वो कॉलेज में आए, आके जब पत्रकारिता शुरू की, तो मुझे बार बार लिटरेचर ने थोड़ा सा मुझे लगता है कि पत्रकारिता में भी हम लोगों को जो एक्सपोजर जिस ढंग से, क्योंकि पत्रिका से मैंने शुरू किया था, राजस्थान पत्रिका से, और अलग अलग जगह पे भेजना, ट्रेनी के रूप में जाते थे, काम करते थे, तो कॉन्स्टेंटली लिटरेचर में पढ़ रहा था। और हिंदी लिटरेचर मैंने पढ़ा था जब यूनिवर्सिटी में था, तो कहानियों को उस ढंग से मैंने देखना शुरू किया। तो वैसे तो जो ही जाते थे, कोई रिपोर्ट लिखता था तो आपको रिजेक्ट कर दिया, भाई यार ये कहाँ लिटरेचर वाला आ गया, मतलब जो हमारे यहाँ जो पत्रकार जो कहता है उसका, इसको हटाओ यार, इसको लिखना नहीं आता, ये बहुत लच्छेदार लिखता है, ये कर। लेकिन धीरे धीरे एक स्पेस क्रिएट हुआ और मुझे लगा कि वो जो अनुभव है लिटरेचर से, आप जो जीवन को जिस ढंग से देखते हो, और फिर उसको मैं पत्रकारिता में लेके आया। और एक जो लाभ आपको मिलता है पत्रकार होने के नाते, कि आप बहुत अलग अलग जगहों पे जाते हैं, जो कि मेरे जैसे लड़के के लिए, चाहे मैं कोई सरकारी नौकरी कर रहा होता तो मुझे ये नहीं मिलता, कि आप चलते चलते, जैसे मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस लालू यादव की अटेंड की, मेरे बॉस मेरे साथ थे एक, और एकदम अलग, मेरे दुनिया ही अलग खुल गई। मैंने कहा भाई ऐसा भी होता है। और लालू यादव, मैंने कहा सर इसका हेडिंग ये लगाओ, कापर करूं सिंगार पिया मोरा अंधारे। अब नीतीश और उनका, तो तब उन्होंने कहा, जो वो यार ये सही है लड़का, तो यहाँ से फिर उन्होंने तो ये बिल्कुल देसी तरीके से, क्योंकि वो ऐसा लगता था कि जैसे मेरे ही जैसे आदमी से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिला। तो वो अनुभव पूरे के पूरे, कि आप एकदम ऊपर एक मुख्यमंत्री से भी मिल रहे हो, आप एकदम नीचे जाके, मैं मुर्दा घर में जाके मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता था, तो मैं गिनता था आज कितने मरे, क्यों मरा, मतलब मर्ग कहते थे हम उसको क्राइम रिपोर्टिंग। तो आपको बिल्कुल अलग लोग दिखते हैं। फिर एक प्रेशर ये होता था कि जब जाओ तो कोई ह्यूमन स्टोरी लेके आना, जिसके घर में मौत हो गई, उसको जाके आप बात करो उससे। तो हमेशा एक नई हिम्मत जुटानी पड़ती थी कि यार इसका बच्चा मर गया रोड एक्सीडेंट में और मुझे इससे बात करनी। तो जो भीतर पूरा संघर्ष चलता था कि कैसे बात शुरू करूं, क्या करूं, धीरे से बैठते हो जैसे आप कोई रिश्तेदार हो, फिर जो ही अचानक उसको पता लगता है अखबार वाला, हटो यार हटो हटो, बिल्कुल। और फिर संपादक की, अच्छा तुम नहीं लाए आज ह्यूमन स्टोरी, तो तो ये सब प्रेशर होते थे, लेकिन उन्हीं प्रेशर से आप सीखते हो। और धीरे धीरे ये लगा कि इस तरह से लोग जो हैं वो दो अलग दुनियाओं में हम लोग विचरण कर रहे हैं, कि आप एक फैशन शो अटेंड करने जा रहे हैं तो वहाँ एकदम अलग दुनिया, और एक मुर्दा घर में जा बहुत अलग दुनिया है। तो ऐसे ही उसी दिन मुझे ख्याल आया कि यार ये जो बिल्कुल लाल बत्ती पे हम खड़े रहते हैं, हमारी क्या हाल है, अंदर जाओ, आओ 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 आओ, बाहर आते ही फिर ऑटो पकड़ रहे होते हैं, बाकी सब लोग अपनी अपनी मर्सिडीज में जाएंगे, अपने अपनी लाल बत्ती में जाएंगे। आप भाई, एक जर्नलिस्ट बाहर आता है उसके पास क्या होता है, वो अपनी साधन पकड़ रहा। अब तो चलो कार वार आ गई, हमारे वाले टाइम में तो हीरो पुक लेके घूमते थे 20 साल, मतलब 17-18 साल पहले, और हिंदी के पत्रकार थे हम लोग। तो वो जो अनुभव था कि दो अलग दुनियाओं को एक साथ हम देख रहे थे, और वहीं से मुझे लगता है कि Z+ का आइडिया आया कि कॉमन मैन के साथ ऐसा हो जाए कि उसको ऐसा कुछ मिल जाए कि Z सिक्योरिटी मिल जाए तो क्या होता है। तो ये लाभ मुझे लगता है कि मिलता है कि आप अलग दुनियाओं में विचरण करते हो, और बहुत मतलब कैसे कहूँ कि एकदम पूरी दुनिया में अलग अलग ढंग से जाते हो आप। और एक साथ जो ये कह रहे हैं उसी में जोड़ते हुए कई जिंदगियां जीने लगते हो आप। बहुत सारे लोगों की जिंदगियों के अंदर घुस के लोग आपसे बयान करते हैं अपनी चीज़ें, आप देखते हो। जैसे मुझे याद है एक बार मैं वेस्टर्न यूपी में, जब CRPF के कई जवान शहीद हो गए थे, छत्तीसगढ़ में एक अटैक हुआ था, नक्सलियों ने किया था, तो मैं एक ही दिन में 4 परिवारों से मिला था जिनके बेटे शहीद हुए थे एक दिन पहले, और मुझे उनसे बात करनी थी कुछ भी। तो मैं नॉर्मल ज़िंदगी में मुझे वो एक्सपीरियंस कभी नहीं हो पाता शायद, और बहुत एग्जॉस्टिंग, बहुत ड्रेनिंग एक्सपीरियंस भी था वो, कि रो रही हैं वो, 25 साल की पत्नी है उसकी, माँ है, भाई हैं, सब कुछ। तो वो हमेशा रह जाते हैं। वो जब मैं कहानियाँ लिखता हूँ, मैं कैरेक्टर गढ़ता हूँ, तो वो चेहरे रह जाते हैं हमेशा। एक और चीज़ है जो मैगज़ीन के लिए लिखने ने मुझे सिखाई, कि
800 शब्द की बात को 400 शब्द में कैसे कहा जाए, 4 लाइन के डायलॉग को 2 लाइन में कैसे बोला जाए। अश्विनी जी, आपके साथ सवाल दोहरा जाता है क्योंकि अश्विनी चौधरी एक बहुत ही पढ़े लिखे परिवार से आते हैं। इनके जो पिताजी हैं वो हरियाणा के बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, डॉक्टर डी.आर. चौधरी। खाप पंचायत पर तमाम चीज़ों पर उनका बहुत ही ज़रूरी काम है, पढ़े जाने लायक काम है। एक आप ऐसे परिवार से आ रहे हैं जो बहुत पढ़ने वाला है, आपके भाई प्रोफेसर, आपकी भाभी प्रोफेसर, पिताजी प्रोफेसर, और आपने भी जर्नलिज्म की। तो हमें ये भी दिख रहा है कि समाज में गड़बड़ कहाँ है फर्स्ट हैंड, और हमें उसकी कई वजहें भी पता चल रही हैं। और फिर आप एक ऐसी दुनिया में आ गए जहाँ पर एक अलग ही ग्रामर है। तो क्या इनिशियली प्रेशर था कि आप पूरे बम्बई वाले हो गए, आपको पता है सब बकवास है यार, अखबारों में लिखा जाता है, होना कुछ है नहीं, क्या है मतलब कहाँ रुकती है जाके, कहाँ सदती है जाके धुरी? मतलब ये दोनों ना बिल्कुल अलग विधाएं हैं, सिनेमा और पत्रकारिता। मतलब मैं भी हिंदी का पत्रकार रहा हूँ बहुत साल, मैंने भी। एक तो शायद हमें गलतफहमी हो जाती है कि जब हम लोग सिनेमा पे लिखने लगते हैं, चाहे वो समीक्षा हो या अदरवाइज हो, तो हमें ये लगने लगता है कि हम सिनेमा के बारे में जानते हैं और हम फिल्म बना सकते हैं। मुझे लगता है कि ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल दो अलग तरह की विधाएं हैं। सिनेमा के बारे में जानना, बहुत अच्छे से जानना, और सिनेमा बना लेना, फिल्म बना लेना, दो बहुत अलग चीज़ें हैं। एक खबर को, चूँकि जर्नलिज्म जो आपको देता है, जिस तरह का जर्नलिज्म आप कर रहे हैं, जर्नलिस्ट भी सभी तरह के होते हैं और सभी तरह की कहानियाँ कहते हैं और सभी तरह की बुद्धि के लोग उसमें हैं, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। लेकिन एक खास पर्सपेक्टिव, जिस तरह के अगर आप हैं, आप जिस तरह से जीवन को देखते हैं, जिस तरह से राजनीति को देखते हैं, जिस तरह से अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं, वो देखने का आपका पर्सपेक्टिव क्या है, उसको ज़रूर जब आप उस फील्ड में काम करते हैं तो शार्पन करता होगा उसको, और फोकस एक खास किस्म का देता होगा। सिनेमा में वो किसी तरह की मदद करता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। वो तो आप सिनेमा तो कहानी कहने की तरह है ना। जैसे मैं भी गाँव से आता हूँ। जब मैं छोटा था, गांव में पढ़ता था, तो मेरी नानी, हमारा गांव जो है हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पे है, आखिरी गांव है, रेत है, वहाँ बहुत ठंड होती थी। हम लोग छोटे थे, 6, 7, 8 साल के, तो सर्दियों के दिन होते थे तो नानी कहानियाँ सुनाया करती थी। फोकलोर्स होती हैं हमारी तरफ, जानी चोर और सब कहानियाँ जो 3-3 घंटे लंबी होती हैं, 4 घंटे लंबी होती हैं। सो खाना खाने के बाद रज़ाई में बैठ करके, 8 साल अगर मेरी उम्र है, बाकी मेरे कज़न्स होते थे, और मेरी नानी 3 घंटे कहानी सुनाती थी और हम नहीं सोते थे। हम लोग लगातार 3 घंटे तक सुनते थे। सो ये बात एक दिन मैंने, इनके जो डायरेक्टर हैं राम गोपाल वर्मा, रामू को एक दिन मैंने ये बोला था कि अगर मेरी नानी जिंदा होती तो तेरे से अच्छी डायरेक्टर होती। सी, सिनेमा इज अबाउट टेलिंग अ स्टोरी वे यू कैन होल्ड अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस, यू नो। सो ये अलग विधा है। अगर आपके पास कहानी है और आप कहानी कहना जानते हैं तो ही आप फिल्म बना सकते हैं। उसका पत्रकारिता से, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप आज की जनरेशन में देख लें, इससे मेरे पहले वाली जनरेशन में देख लें, जो मैं डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ, राइटर्स बहुत अच्छे आए होंगे पत्रकारिता की फील्ड से, जो इस गलतफहमी में आ गए कि हम लोग 20 साल से और लोगों को बता रहे हैं कि तुम्हारी फिल्म में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, जब वो फिल्म बनाते हैं वो सबसे खराब फिल्म होती है। सो ये अलग विधा है। मुझे नहीं है ना, नहीं, मैंने भी खराब फिल्में बनाई हैं, अच्छी बुरी, मैंने भी 7-8 फिल्में बना ली, कुछ अच्छी हैं कुछ बुरी हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उससे कोई बहुत ज़्यादा फायदा होता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आदमी सीधा सीधा साहित्य पढ़ के आया हो, या उसको शायद ना भी पढ़ा हो जीवन में जिसने, वो हो सकता है मेरे से बेहतर फिल्म बना सके और उस विषय पे बना सके जिस पे मैं ना बना पाऊँ, क्योंकि अलग तरह की विधा है। मेरे कहने का मतलब ये था। उसमें पत्रकारिता किसी तरह की कोई बहुत मदद करती है, ऐसा नहीं है। हाँ, हम लोग इस गलतफहमी में, बहुत सारे पत्रकार किसी भी स्टेज पे जो शुरू करते हैं, शायद चूंकि इट्स मोर लुक्रेटिव द फिल्म इंडस्ट्री एज सच, और चूंकि वो शायद अगला पायदान भी माना जाता है, एक सपना भी होता है। मैं बहुत सारे बड़े साहित्यकारों को जानता हूं जो हमारे मित्र हैं, जिनका सारी उम्र ये सपना रहा कि वो एक दिन एक फिल्म बनाना चाहते हैं। तो ये सपना बहुत लोगों का रहता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे साहित्यकार हो सकते हैं, आप बहुत अच्छी कहानी लिखना जानते हैं, लेकिन आप फिल्म बना लेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और उसमें आपको उससे कोई मदद मिल जाएगी, मैं ऐसा भी नहीं मानता। ये वैसा ही है कि आप कुछ भी करते हैं उससे मदद तो मिलती ही है। आप दुकान, एग्जैक्टली, हाँ, वैसे ही पत्रकारिता है। तो उसको कोई बहुत ही- ऊंचे पेडेस्टल पे रखने की जरूरत नहीं है। बहुत ही गंभीर किस्म के सवाल हो रहे हैं। तो आप बच्चन अमिताभ से मिले हैं?
बताइए जरा कैसे दिख, मतलब वैसे ही दिखते हैं जैसे पर्दे पे हैं। नहीं नहीं, सच्ची मुच्ची भगवान कसम, मतलब हिंदुस्तान में लड़का लड़की पैदा होता है और बहुत सारे जैसे हमारे यहाँ पुराने देवता होते हैं, तो दिवाली दशहरा है तो सवैया चढ़ा जाता है, सवा के लोग ही गए हो। तो वैसे बच्चन अमिताभ का भी सवैया चढ़ने लगना चाहिए अब तो। अमिताभ बच्चन बोलो ना यार। हाँ नहीं नहीं, वो हमारी तरफ वो ऐसे ही बोलते हैं। तो सर उनके बारे में बताइए जरा क्या। मुझे लगता था कि हाँ भाई होगी, मुलाकात होगी। और जब पहले दिन हम लोग सेट पे थे तो मैं खड़ा था और सब लोग तैयार थे, और जब उन्होंने एंट्री ली तो मैं थोड़ा सा रोमांचित था। जनरली नहीं होता हूँ मतलब, लेकिन बच्चन साहब को देखा तो मुझे हुआ, मतलब जबकि ऐसे नहीं है कि एकदम यूँ लगा कि भाई आपके सेट पे आ रहे हैं, और एकदम जब सामने आए गार्ड वार्ड, एकदम मैं रोमांचित हूँ। फिर एक दिन हमारी एक डायलॉग को लेके बातचीत हुई तो बहुत ही विनम्र, और मैं तो मतलब क्या कहूँ, मतलब सब लोग कहते हैं तो मैं कहूँगा कि अच्छा नहीं लगेगा, सब लोग कहते हैं, मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब मैं उन्होंने मुझे कहा कि यस सर। सर कहा, मैंने कहा सर आप सर क्यों कह रहे हो मैंने कहा मेरे को थोड़ा अटपटा लग रहा है। बोले नहीं नहीं आप बताइए इसमें क्या है क्या है। डायलॉग को लेके बात थी, हुई, उनका ठीक है ओके। तो बस ये तो जनरली रोज रहता था मैं सेट पे, जब जरूरत होती थी मैं चला जाता था, डायरेक्टर मेरे से बात करते थे, हम करते थे, जरूरत होती थी। बाकी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन मैंने उनके साथ नहीं हुआ है मेरा। मैं एक छोटी सी बात इसमें बोलूँ, विनम्र से याद आ गया भाई। वो क्या है कि ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, काफ़ी फेक है, मैं ये बता रहा हूँ। काफ़ी फेक है। नहीं, राम कुमार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि यहाँ जो जिन्होंने एक बहुत ऊंचा मकाम हासिल कर लिया, मैं बच्चन साहब की बात नहीं कर रहा हूँ नाम लेकर के, लेकिन बहुत सारे बड़े राइटर्स, बड़े सिंगर्स, बड़े स्टार्स, वो इस हद तक विनम्र हैं कि अगर आप उनके घर जाएं तो वो खड़े होके कहेंगे प्रणाम, मेरा नाम जावेद अख्तर है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि अति है विनम्रता की, कि आप गए हैं, है ना, आपको बताने की जरूरत होनी चाहिए कि साहब मेरा नाम अश्विनी चौधरी है ना, क्योंकि आप पानी पिलाने वाले तो होंगे नहीं, आप तो जावेद साहब ही हैं। तो बच्चन साहब भी हमेशा, जैसे इन्होंने कहा कि जब वो पहली बार आए, उन्होंने मुझे देखा, मैं बैठा था, है ना, तो अगर वो भी बैठे होते, तुम खड़े भी होते, तो भी वो तुम्हें ऐसे ही देखते, मतलब, है ना। तो ये तो बच्चन साहब भी वो हमेशा, अगर राम कुमार जी से मिलेंगे तो वो कहेंगे प्रणाम, मेरा नाम अमिताभ बच्चन है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ी ज़्यादा विनम्रता है, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे इंडस्ट्री में, लेकिन ऐसा है हमारी इंडस्ट्री में। एक सवाल हमारे कई रीडर्स ने चूहल में पूछा, लेकिन चूंकि पूछा इसका मतलब कहीं ना कहीं जहन में रहा होगा। वो ये पूछ रहे थे कि ये हीरोइन लोग आप लोग कैसे तय करते हैं, वो सच्ची मुच्ची में इतनी सुंदर होती हैं कि आप लोग कुछ कलर वलर फाउंडेशन पोत पात के, कैमरे का एंगल, लेफ्ट प्रोफाइल राइट प्रोफाइल। और जो असल में सवाल था वो ये था कि आप लोग चूंकि कहानियाँ भी लिखते हैं ज़्यादातर, तो उसी बैकग्राउंड से हैं, तो क्या जहन में होता है कि अब मैं एक किरदार लिख रहा हूँ जिसका नाम चिंकी है, मिंटी है, बबली है, और एक हीरोइन ध्यान में हो, बाद में कास्ट कर पाएंगे, क्या होता है वो प्रोसेस, हीरोइन का प्रोसेस, किरदार गढ़ने के क्रम में डायरेक्ट करने के? क्योंकि हम लोगों ने कई ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत सुनी कि यार नखरे बहुत होते हैं, तो वो नखरे हीरोइनों के ही होते हैं कि हीरो के भी होते हैं, या हीरोइनों के नखरे ज़्यादा लगते हैं क्योंकि मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री है? ये थोड़ी मायापुरी टाइप बात हो जाएगी वैसे। वो एक आती थी मैगजीन मायापुरी, हाँ, उसमें अभी भी आती है, मुझे मालूम नहीं, उसमें शायद इस तरह के किस्से आती है। अच्छा, आती है, उसमें शायद इस तरह की किस्से छपते होंगे। अब हीरोइन कैसे तय की जाती है वो तो शायद मैं इतने लोगों के सामने नहीं बता पाऊंगा है ना मतलब बहुत सारे हाँ, लेकिन जो मुझे लगता है कि जो अहम सवाल है जो सौरभ ने पूछा, वो है कि इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी नहीं, मतलब इंडस्ट्री। तो वो तो देखिए समाज का हिस्सा है ना। आर्मी को छोड़ के बाकी सब जगह, चूंकि वहाँ तो महिलाएं हैं ही नहीं, शायद अभी इक्का दुक्का होंगी, तो वो तो पत्रकारिता में भी ऐसा ही है कि अर्नब गोस्वामी बोलता है, मैंने तो किसी और को सुना नहीं बोलते हुए। सो सेम चूंकि हम लोग भी उसी समाज का हिस्सा है, हम लोग भी वहीं से आते हैं। सो मेल डोमिनेटेड है फिल्म इंडस्ट्री, सालों से है और अभी भी है। हाँ, बीच में कोई फेजेस आते हैं कि विमेन ओरिएंटेड फिल्म एक हिट हो जाती है तो एक हवा बना दिया जाता है कि वो ट्रेंड टूट रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। फिल्म इंडस्ट्री अपने आप में कोई एक चीज़ को तोड़ दे, एक परंपरा चली आ रही है, एक माइंडसेट चला रहा है, ऐसा तो संभव नहीं है, ना वो होगा। जब समाज में तब्दीली आएगी तो फिल्म इंडस्ट्री में भी अपने आप आ जाएगी। नखरे जो हैं, चूंकि वो लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है महिलाओं को लेकर के, है ना, कि इन्होंने ऐसा किया। मैंने 7-8 फिल्में बना ली, मैंने बड़े स्टार्स के साथ भी काम कर लिया, मैं सबको जानता भी हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि जो नखरे हैं या जो टेंट्रम्स हैं
वो जो हमारे मेल एक्टर्स हैं ना, उनके फीमेल एक्टर्स से 100 गुना ज़्यादा है जो मेल एक्टर्स हैं, क्योंकि जो स्टारडम है ना वो मेल के पास है। हाँ, सो ही कैन अफोर्ड टू थ्रो मोर टेंट्रम्स। अगर सलमान खान की फिल्म है, उसमें कितनी भी बड़ी हीरोइन हो, सुबह 9 बजे की शिफ्ट है तो वो 9 बजे आ जाएगी, सलमान भाई तो 2 बजे ही आएंगे, तो ये नखरा किसका है फिर? सो जो आपका नखरा है वो उससे तय होता है कि आप कहाँ हैं, किस पायदान पे हैं उस सीढ़ी में। सो चूंकि मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, चूंकि स्टार ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, और स्टार्स चूंकि मेल्स हैं, हम फीमेल को स्टार्स मानते ही नहीं है अनफॉर्चुनेटली, सो टेंट्रम्स भी उन्हीं के ज़्यादा है। मेरा तो थोड़ा अनुभव है, चूँकि मेरी जो कहानी है वो एक सड़क छाप गायिका की कहानी है, तो मैं अपनी अभिनेत्री के बारे में थोड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने जब ये कहानी लिखी तो किसी और को सोच करके लिखी थी। इत्तेफाक से वो तैयार भी हो गई काम करने के लिए, उनके साथ हमने हफ्ते भर का रिहर्सल भी किया। फाइनली वो हमारे साथ काम नहीं कर पाई। तो एक बार राजशेखर के यहाँ हम लोग रात में खाना खाने गए थे। हमारे एसोसिएट यहाँ पे आए हैं, रविंद्र रंधावा जी, वो थे, और स्वरा आई थी। स्वरा ने पूछा क्या कर रहे हैं आजकल, तो मैंने कहा कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ और कहानी ऐसी ऐसी है। तो कौन कर रही है आपकी फिल्म? तो मैंने बताया उनका नाम। उसने कहा शिट, ये तो मुझे करनी चाहिए थी। और जब फाइनली वो मुझे नहीं मिल पाई, फिर मैं लगभग 1 साल के बाद स्वरा के पास गया। स्वरा ने बिना किसी नानुकुर के कहा कि हाँ मैं करूँगी और ये हमारी फिल्म है। और मैं कह रहा हूँ कि अगर वो नहीं होती तो हमारी फिल्म जो है वो बन नहीं पाती, पूरी नहीं हो पाती। और सेट पर उनके नखरे मैंने सहे। वो किस किस्म के नखरे थे? वो ये था कि मतलब लगभग यही महीना था जब हम अमरोहा में शूट कर रहे थे। रात में लगभग 1 बजे के आसपास एक एक्टर है, छोटा सा किरदार कर रहा था वो, उसने स्पॉट से चाय मांगा। तो चाय में 10 मिनट की देरी हो गई। जब वो चाय लेकर के आया तो उस एक्टर ने उस पर चाय फेंक दी और ये जल गया और रोने लगा स्पॉट। स्वरा ने 1 घंटे तक रोक दिया शूट और कहा कि जब तक ये एक्टर माफ़ी नहीं मांगेगा स्पॉट से तब तक मैं शूट नहीं करूंगी। और इसके बाद लगभग 40 दिन 35-40 दिन का हमारा शेड्यूल था। 6-7 दिन उसका काम नहीं था। वो हमारे पास आकर के हमारे ही फिल्म में हमको असिस्ट कर रही थी, वो क्राउड कंट्रोल कर रही थी। तो अभिनेत्रियों की बहुत सारी कहानियां होंगी, लेकिन मेरे पास जो कहानी का उनका हिस्सा है अभिनेत्रियों का, वो तो बहुत ही अमेजिंग है और वो ज़िंदगी भर नहीं भुलाया जा सकता है। नहीं, टेंट्रम्स नहीं, एक मैं और छोटी सी एक बात कहना चाहूँगा कि जो सीधा सीधा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग नहीं होते हैं, उन्हें कई बार जो बहुत जेन्युइन चीज़ें होती हैं वो भी टेंट्रम्स नज़र आती हैं। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। बहुत साल पहले आशुतोष दोस्त हैं मेरे बड़े अच्छे गवारीकर, वो एक फिल्म बना रहे थे स्वदेश। उसकी शूटिंग उन्होंने सारी बाहर की। उसके क्लाइमैक्स में एक सीन था, अगर आप लोगों को याद हो, कि जब वो बिजली बननी है तो शाहरुख उस पूल में कूदते हैं पानी के और नीचे जाते हैं, क्योंकि शायद वो गरारी तेज़ नहीं चल रही है, वो पाइप में घास फंस गया, उसको वो निकालते हैं। सो दैट वन पर्टिकुलर अंडर वाटर शॉट वॉज टू बी टेकन इन फिल्म सिटी। तो वो एक महेश आने कैमरामैन थे, तो वो पॉन्ड बनाया गया था और अंडर वाटर एक शॉट था सिर्फ। सो आशु का मुझे फ़ोन आया तो मैं वैसे ही चला गया। सो आई वाज सिटिंग देयर, शॉट रेडी हो गया, सब कुछ हो गया। शाहरुख केम, ही वॉकड इन, एवरीबडी वाज सेट फॉर द शॉट। और शाहरुख ने पानी के पास जाकर के पूछा कि बिस्लरी है क्या? You know, so the production guy took a pause and शाहरुख realized कि नहीं, ये नॉर्मल पानी है। तो इसे पागल है क्या, बिस्लरी डालो। So he went back to his vanity। उस वक्त मुझे ये लगा उस वक्त कि ये बहुत बड़ा टेंट्रम है, हाँ, कि शाहरुख ने, चूंकि शाहरुख खान, तो उन्होंने फेंक दिया और अब साहब ये पॉन्ड खाली होगा, बिस्लरी का भरा जाएगा। लेकिन जब मैं कायदे से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हो गया और मैं फिल्में बनाने लगा, देन आई रियलाइज कि शाहरुख वाज राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए, वो शाहरुख खान जो है उस पर एक समय में शायद इंडस्ट्री का 500 करोड़ रुपया, 1000 रुपया, करोड़ रुपया लगा होता है। एंड ही इज एन एक्टर, यू नो, सो ही नीड्स टू लुक द वे ही लुक्स ऑन स्क्रीन। He needs to take care of his body, of his skin. So he can't afford to take chances, you know, कि वो किसी भी तरह के पानी में कूद जाए। वो अश्विनी चौधरी नहीं है साहब, you know। अगर वो उस पानी में कूद जाएगा और अगर उसकी स्किन को एलर्जी हो गई तो उसका जो खामियाजा है वो शाहरुख को नहीं, वो बहुत लोगों को भुगतना पड़ता है। सो वो टेंट्रम नहीं है। सो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत बार जो चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं या हम लोग सुन लेते हैं सो कॉल्ड स्टार्स के बारे में,
वो ज़रूरी नहीं है कि वो टेंट्रम्स हों, उसमें एक जेन्युइन चीज़ भी होती है जो आप जब इंडस्ट्री का हिस्सा बन जाते हैं आप तभी जान पाते हैं। एक, पता नहीं आप लोग शायद उसको कुछ और कहते हो, एक जादुई पल होता है। हम लोग छोटे थे, फिल्में नहीं देखने दी जाती थी, तो गणित की कॉपी के पीछे फिल्मों के नाम लिखते थे कि दूरदर्शन पे आज खून पसीना आई, मुझे नहीं देखने दी गई, बड़े होके देखूंगा, ऐसे कर। फिर आप और बड़े होते हैं, आपको इल्हाम होता है कि आपको सिनेमा बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो कोई अजय देवगन रोता है तो आपको लगता है कि मेरी माँ मरेगी तो मैं ऐसे ही रोऊंगा, उस टाइम लगता है। जबकि ऐसे नहीं सोचना चाहिए, कोई भी नहीं चाहता कि उसकी माँ मरे। हम लोग चाहते नहीं कि माएँ मरे, माएँ नहीं मरनी चाहिए, मरती भी नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं, सबसे ज़्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं, जैसे अगर मैं एक तस्वीर डालूं अश्विनी चौधरी के साथ और लिखूं ये फिल्म मेकर हैं, और फिर दूसरी डाल दूं जिसमें अश्विनी चौधरी एक हीरो हीरोइन के साथ खड़े हों, तो मेरे पास 10 मैसेज आएंगे, आप तो अश्विनी चौधरी को जानते हैं जी, मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, या मैं भी फिल्म बनाना चाहता हूं। वो जादुई पल कौन सा होता है जिस पर आप ये तय करते हैं कि अब राम कुमार सिंह को जर्नलिज्म नहीं करनी, अब अविनाश दास को दिल्ली छोड़ना है, अब गौरव को इस्तीफा देना है? वो क्या कोई किस्सा, कोई वाकया? क्योंकि कई लोग वो प्लंज नहीं ले पाते हैं, अटके रह जाते हैं। यार ये बिल्कुल कोई एक पल नहीं होता है, एक लंबी प्रक्रिया होती है ना। और बहुत दिनों से दिमाग में होता है और आप छोड़ नहीं पाते हो। आपकी जो जीवन की यथास्थिति होती है, आपको पैसा कमाना होता है, रेगुलर इनकम वहाँ पे है, महीने की तनख्वाह मिलती है, आपको ईएमआई देने होते हैं, और फिर आपका सपना जो है वो आपको, आपकी जिद जो है, आपके अंदर की जो ललक है वो आपको जोर मारती रहती है। तो वो कौन सा पल होता है जब आप झटके से आप छोड़ देते हो? मेरे साथ ये रहा कि जब भी मैंने एक नौकरी छोड़नी चाहिए, मैंने अपनी वाइफ से कहा कि यार मैं बहुत टॉर्चर फील कर रहा हूँ इस नौकरी में, मुझे छोड़ना है। तो मुझे पता नहीं होता था कि अगले महीने क्या होगा नहीं होगा। वो एक बार में कहती थी कि हाँ यार छोड़ दो अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए वो पल क्रिएट करने में मेरी वाइफ का बड़ा योगदान है। बाकी लोग, एक पूरी प्रक्रिया है, वो धीरे 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 करके एक दिन होता है कि नहीं आप चल पड़ते हैं, और मेरी यात्रा में अश्विनी चौधरी का बहुत योगदान है। नहीं, मैंने तो बहुत लोगों का करियर खराब किया। तुम्हारा भी हो जाएगा। वही बहुत लंबे समय से होता है। जैसे मुझे अपने बारे में याद है कि जो सबसे पहली याद मुझे कि फिल्मों में काम करना है, मुझे लगता था कि मुझे एक्टर बनना है। बहुत छोटा था मैं, 9-10 साल का था। तो मुझे बहुत, सभी को लगती हैं, दिलचस्प लगती हैं और वो लगती हैं, पर बहुत स्ट्रांगली लगती थी। तो मैं कई साल तक तो किसी से कह भी नहीं पाया है। तो जब 2-3 साल और हुए तो 2-3 साल और हुए, और तो मैं इंटरव्यूज़ देखता था लोगों के, ये सब पढ़ता था मैगजीन में, ये वो। तो मुझे नसीरुद्दीन शाह का कोई इंटरव्यू देखा होगा, तो मुझे एनएसडी के बारे में पता चला। मैं एक छोटे कस्बे में रहता था जहाँ नहीं था, मतलब डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। तो मैंने दबी आवाज़ में कहा कि मैं एनएसडी जाना चाहता हूँ, जब मैं 13 साल का था करीब। तो इसको मजाक में उड़ा दिया गया। फिर मैंने दोबारा थोड़ा सा स्ट्रांग आवाज़ में कहा तो डांट दिया गया। तो मुझे लगा ये सब तो नहीं हो पाएगा। तो पढ़ाई में अच्छा था, तो घर वालों का था कि मेरी बड़ी बहन है, वो उसने MBBS MD किया, वो डॉक्टर बन गई, अब दूसरे बच्चे को इंजीनियर बनाना है। तो मुझे लगा कि एक बार यहाँ से निकल जाऊँ फिर देखता हूँ। और इन्हीं सालों में ये रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा बड़ा हुआ तो नहीं, ये तो कहानी कोई और लिखता है, बनाता कोई और है। तो मुझे लगा कि यार एक्टर तो थोड़ा कठपुतली जैसा हो गया, ये नहीं करना है। तो वो धीरे धीरे वो निकल गया, कहानियाँ लिखने लगा। तो वो शायद करीब, जब मैंने इंजीनियरिंग किया उसके बाद 6 महीने कॉर्पोरेट में काम किया मैंने, जो मुझे बहुत ज़्यादा लगा 6 महीने। तो तब तक वो शायद पिछले 12-13 साल की कहानी थी, जो उस एक पल में जब आप डिसाइड करते हैं कि नहीं अब हमेशा के लिए छोड़ देना, तो पीछे पूरा बैकग्राउंड होता है शायद। आई एम फ्रॉम हरियाणा एंड आई एम अ जाट। तो नहीं, तो हमारा कल्चर से तो कोई खास लेना देना होता नहीं है वैसे। मतलब हमारा सबसे बड़ा ऑब्सेशन जो है ना वो भैंस होता है जाटों का। सो फिल्म से तो कोई दूर तक का कुछ वो होता नहीं है। बट आई वॉज ए जर्नलिस्ट। मैं जनसत्ता में था, ओम थानवी एडिटर थे हमारे। मैं गुरुवारी जनसत्ता में, छोटे शहर चंडीगढ़ में, अब तो खैर अच्छा बड़ा शहर है वो, 25 साल पुरानी बात है। तो एक कल्चर की बीट होती है, तो उस पर एक जर्नलिस्ट को रख देते हैं। तो मैं कल्चर की बीट पे था।
थिएटर में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो जब नाटक होते थे उनकी समीक्षाएं कर लेते थे। फिर छोटे शहरों में क्या होता है, वो एक आदमी से, खासकर हिंदी पत्रकारिता में क्या है, शोषण सबसे ज़्यादा है, मतलब एकदम निचोड़ लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि साहब आप फिल्म भी की समीक्षा भी लिख दो। तो मैंने कहा सर मैं तो फिल्म के, अरे क्या होता है, जैसा नाटक होता है वैसी फिल्म होती है। तो फिर मैं फिल्म की समीक्षा लिखने लगा। फिर पता लगा कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया आए बांसुरी बजाने, तो बोले अश्विनी चौधरी आप लिख दीजिए, है ना। अगर राजा राधा रेड्डी का कुचिपुड़ी डांस हो रहा है तो उस पे भी मुझे ही लिखना है। और उसके बाद पता लगा पेंटिंग एग्जीबिशंस हो रही हैं तो उस पे भी मुझे ही लिखना है। लेकिन अब चूंकि नौकरी थी तो फिर आप क्या करेंगे कि आप, सौरभ जैसा कोई मित्र है, वहाँ कमल तिवारी हैं जो संगीत के बड़े ज्ञाता हैं, विनय वडेरा हमारे दोस्त जो पेंटर हैं, तो मैं उनको पकड़ता था कि विनय भाई चलें पेंटिंग एग्जीबिशन देखने। फिर मैं उनसे पूछता था ये क्या है, तो वो बताते थे तो मैं लिखता था। कमल जी को मैं लेके जाता था, वो मुझे बताते थे अब ये वाला राग है ना, अब ये इन्होंने मध्यम लगाया। तो फिर लेकिन उस प्रक्रिया में खैर मैं सीखा जो भी था। सो एक वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई, उसके बाद मैं दिल्ली में था। वो एक पल इनकी लंबी है, इन्होंने कहा कि बहुत लंबा वो रहा, ऐसा लंबा वंबा जाटों का कुछ नहीं होता, मैं ये बता रहा हूँ। सो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो सिरी फोर्ट में हुआ करता था उस ज़माने में। सुरेश शर्मा थे नब्बा टाइम्स में, अभी भी होंगे शायद, रिटायर हो गए। वो लिखा करते थे। मेरी ड्यूटी ये थी, मंगलेश डबराल वहाँ हुआ करते थे मेरे संपादक, तो सिनेमा पे वो फेस्टिवल कवर करना मेरी जिम्मेदारी होती थी। सिरी फोर्ट में हुआ करता था, आजकल गोवा में होता है, तो हम लोग जाते थे, लिखते थे। एक फिल्म आई जिसका नाम था थेवर मगन, कमल हसन थे उसमें, जी भरतम की फिल्म थी, जो बाद में हिंदी में प्रियदर्शन ने बनाई अनिल कपूर के साथ। मैं उस फिल्म का नाम भूल गया, तबूर, विरासत, करेक्ट, हाँ। सो उस फिल्म का स्क्रीनिंग था वहाँ। और फेस्टिवल्स में जैसा जनरली होता है कि अगर फिल्म के लीड हीरो या डायरेक्टर उस वक्त वहाँ हैं तो डीएफएफ वाले उन्हें बुला करके, देते हुए कुछ नहीं, वो एक छोटा सा गुलदस्ता देते हैं, मतलब जिसमें कहते हैं हम फेलिसिटेट कर रहे हैं, पैसे वैसे तो कोई देता नहीं। तो कमल हसन की फ्लाइट 1 घंटा डिले हो गई, सो द शो वाज डिलेड फॉर एन आवर। क्योंकि कमल सर वाज अ ह्यूज सेलिब्रिटी, तो उन्होंने कहा कि साहब इस फिल्म का शो 1 घंटे बाद होगा। तो सुरेश शर्मा जी ने मुझे कहा कि रम, हिंदी वाले पत्रकार रम ही अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनका थोड़ा रम पी लेते हैं बाहर 1 घंटा। तो हम लोग गए, तो हम लोगों ने 2-2 रम के पैक पी लिए साहब। हम लोग रम पी के आए तो ये साहब आए, कमल हसन साहब, तो उनको फूल दिए गए, सब ने तालियां वालियां बजाई। मेरे से उम्र में बड़े थे सुरेश शर्मा जी, तो उनको 2 पैक भी काफ़ी चढ़ जाते थे उस उम्र में। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारा जीवन भी क्या जीवन, हिंदी के पत्रकार फिलोसफर हो जाते हैं 2 ड्रिंक के बाद। तो उन्होंने कहा हमारा जीवन भी क्या जीवन है अश्विनी, देखो हम लोग हर साल यहाँ आते हैं, लिखते हैं, सुबह बाई लाइन छप जाता है, यहाँ कोई आता है, हम लोग खड़े होके, गाली दी बीच में उन्होंने, एक मैं नहीं दूंगा, तालियां बजाते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैं, मतलब मेरे अंदर से जाट बोला उस वक्त। ये फिल्मी, आपको एकदम फिल्मी लगेगा किस्सा, लेकिन मैं बता देता हूँ। तो मैंने सुरेश शर्मा को बोला कि यार बहुत हो गया सुरेश जी, अगले साल मैं अपने लिए यहाँ तालियां बजवाऊंगा। तो उन्होंने मुझे कहा यू आर ड्रंक, गो होम एंड स्लीप। तो मेरे पास स्कूटर हुआ करता था, तो मयूर विहार में रहता था मैं, तो वहाँ से मैं गया, लिखा। अच्छा, उस ज़माने में क्या था कि हम लोग ऐसा मेल वेल नहीं करते थे, पहले आईटी हो गए साहब, लिखा, लिख के दिया, घर गया। सो मेरी पत्नी है कुमुद, सौरभ जानता है, तो मैंने कुमुद को कहा कि आई वांट टू मेक अ फिल्म। अंग्रेजी में बोला, जाट दारू पी के अंग्रेजी भी बोलता है। आई सेड आई वांट टू मेक अ फिल्म। तो शी सेड यू आर ड्रंक, गो एंड स्लीप। तो साहब मैं सो गया, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मैंने कुमुद को फिर कहा कि नो आई वांट टू मेक अ फिल्म एंड आई एम नॉट ड्रंक। तो उसने कहा बना लो। ऐसा मेरा कोई लेना देना नहीं था साहब उससे पहले फिल्मों से। लेकिन उस 1 साल में, बिकॉज आई कम फ्रॉम हरियाणा, मुझे लगा कि चूंकि मुझे पहली फिल्म बनानी है तो मैं क्यों ना अपनी ज़मीन की फिल्म बनाऊं, बिकॉज आई एम मोर कंफर्टेबल विद माई लैंग्वेज, विद माई पीपल, विद माई लैंड। सो आई मेड अ फिल्म इन हरियाणवी, लाडो। दिस इज 1999। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उसको दोनों तरह से देखा जा सकता है। अगले साल उसी सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम में सुरेश शर्मा ताली बजा रहा था, मैं सामने खड़ा था, है ना, क्योंकि उस फिल्म के लिए मुझे नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का। उसमें मेरा घर बिक गया, वो अलग बात हुई, जो जर्नी है। तो मेरा जो पल था वो सिर्फ 1 रात का ही था, जिसके लिए 2 लोग जिम्मेदार हैं, 3 रम है, पहले नंबर पे वही है। रम सबसे पहले है, उसके बाद कमल हसन है, और तीसरा सुरेश शर्मा। पत्नी को तो मैं उतना श्रेय दूंगा नहीं, क्योंकि उसने कहा था गो एंड स्लीप। तो पहली फिल्म थी, और चूंकि उसमें एक मेरा अपना घर था जो मैंने कमाया था, वो बिक गया, और कुछ 20-30 लाख रुपए और कर्जा भी हो गया। वो लंबी कहानी है, वो क्यों हो गया, और बहुत लोग उधार मांगने लगे जिनका पैसा था,
तो मैं शहर छोड़ के भाग आया मुंबई, क्योंकि दिल्ली में रहने लायक नहीं था। यहाँ आ गया। तो जब आपको नेशनल अवार्ड मिलता है तो राष्ट्रपति आपको एक वो गोल्डन लोटस स्वर्ण कमल देते हैं, एक फ़ोटो खिंचवा लेते हैं आपको बड़ा अच्छा लगता है तो आप उसे फ्रेम करके लगा भी लेते हैं। अब तो मैंने, अब तो और भी मिल गया तो मैंने अंदर रख दिए वो, तो मैंने फ्रेम करके दीवार पे लगाई थी घर में। तो कुछ मित्र जिन्हें नहीं मालूम था कि पहली फिल्म में नेशनल अवार्ड मिलना शायद बड़ी बात मानी जाती होगी, तो वो घर आते थे, वो कहते थे अरे अश्विनी भाई आपको नेशनल अवार्ड मिला है। तो मैं उनको कहता कि नहीं, मेरा मयूर विहार में एक डुप्ले फ्लैट था, उसको फ्रेम करके लगाया दीवार। सो जो हर आदमी की जो जर्नी है वो अलग होती है। आप अचानक एक दिन तय कर लेते हैं कि नहीं मुझे, वो एक पल भी होता है कई बार कि आप तय कर लेते हैं कि साहब मुझे ये करना है जीवन में, है ना, मैं ये करूँगा। ये मुझे लगता है क्रिएटिव विधाओं के साथ ज़्यादा होता है। आप अचानक एक दिन ये तय करके कि मैं आईएएस बनूंगा, अगले दिन नहीं बन सकते हैं। लेकिन अगर आप ये तय कर लें अचानक एक दिन कि आई वांट टू गेट इनटू फिल्म्स एज अ राइटर, एज अ सॉन्ग राइटर, एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर, है ना, तो वो तय करने वाला पल तो एक ही होता है। उसके बाद की जो स्ट्रगल है उसमें थोड़ा मोटी सोल के जूते आपको लेने पड़ते हैं ताकि कम घिसें। शहर ऐसा है। उसके बाद जर्नी आपकी है। राम कुमार जी आप। मुझे लगता है आप लोगों का काफ़ी टाइम बचेगा। एक तो ये कि मेरे पड़ोसी हैं सर अश्विनी जी, मैं जाट हूँ, मैं भी जाट हूँ, और ये कमल हासन जहाँ तक नहीं आते इनके किस्से में, वहाँ तक जयपुर में मैं वही कर रहा था जो ये चंडीगढ़ में कर रहे थे। मेरे अखबार में मैं क्लासिकल म्यूज़िक नहीं समझता था, मैं एक आदमी को बगल में पूछता था ये कौन सी राग है ना, आलाप जोड़ झाला चल रहा है, ये सब तो वो सब वही कर रहा था। वो किस्सा जो शुरू होता है, मैं एफटीआई में एफए कोर्स पढ़ने गया था मैं, तो वहाँ से जो सिनेमा देखा उसके बाद लगा कि अब यही करना है। और उसके बाद भी 7 साल मुझे नौकरी छोड़ने में लगे, वो एक लंबा स्ट्रगल था। और जब 2 साल से छोड़ दिया है तो ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत पहले छोड़ देनी चाहिए थी। और बाकी वापस सर के किस्से में आता हूँ, इन्होंने पहली फिल्म में भेज दिया, हमारा घर कभी भी बिक सकता है। अच्छा एक चीज है, मतलब एक ये चीज जो है ना, जिसका ये अच्छा मुहावरा है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में। जब नए प्रोड्यूसर्स आते हैं ना, नए इन द सेंस अ बिल्डर है, समबडी जो ग्लैमर स्ट्रक होते हैं, वो आ जाते हैं एंड दे वांट टू मेक अ फिल्म एंड दे अप्रोच अस, तो उनकी एक ये लाइन बहुत होती है, सर फिल्म बनेगी तो बिक जाएगी ना, है ना, कि फिल्म बनेगी तो बिक जाएगी ना। तो उसमें जो एकदम मुंह पे कहने वाले कुछ लोग होते हैं, जिनमें से एक मैं हूँ इस शहर में, मैं हमेशा उनको एक बात बोलता हूँ, सर फिल्म बना लो, कुछ ना कुछ जरूर बिकेगा। या तो फिल्म बिकेगी या घर बिकेगा। कुछ ना कुछ जरूर बिकता है। अच्छा एक चीज जिसका ये दोनों लोग अविनाश दास और अश्विनी चौधरी जिक्र करके आगे बढ़ गए, वो ये है कि अविनाश दास अगर आज यहाँ पे बैठे हैं एक फिल्मकार के तौर पर, और अनारकली आरावाली अपने फाइनल स्टेज में है, तो इनकी पत्नी है स्वर्णकांता, वो भी जर्नलिस्ट हैं, उनका बहुत त्याग है, तप है, और इसका जिक्र नहीं होता है। चूँकि अश्विनी जी हरियाणा से हैं और हरियाणा वालों का सेंस ऑफ ह्यूमर सिद्ध होता है, तो उन्होंने भी कुमुद चौधरी का जिक्र भर कर दिया। बहुत तपस्या है, मतलब जिसने अपना मकान बनाया हो, कितना कुछ सोच के, तमाम उम्र गुजर जाती है एक तख्ती लगाने में कंक्रीट के बाहर, और एक झटके में एक सनक के रम के 4 पैक पीक के आया पट्टा, सुबह कह रहा फिल्म बना दी, शाम को मकान बेच दिया। सो हेड्स ऑफ टू देम। ऑडियंस से सवाल। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो पत्रकार का व्यू ऑन ये जो कहा जाता है कि फिल्में बनती है, एक तो एंटरटेनमेंट के लिए बनती है और एक एंगेज करने के लिए बनती है, और ये जो बैलेंस है, हम 80s में ऐसा सिनेमा आया था कि हम देख नहीं पाते थे, काफ़ी सुपरफ्लुअस ग्लॉसिंग सिनेमा था, चेंज हो रहा है अभी, लेकिन आपका पत्रकार का व्यू क्या है इस बैलेंस पे कि कल्चर को लेके ये एंगेजमेंट और एंटरटेनमेंट का बैलेंस? क्योंकि मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आते रहता है कि बहुत से लोग एस्केप के लिए देखते हैं फिल्म्स, एंटरटेन करना है उनको, रियल लाइफ नहीं देखना है, एस्केप करना है, और पत्रकार जो सच्चाई दिखाता है वो भी फिल्म बन सकती है। तो आपका उस पर व्यू क्या है? नहीं, मुझे लगता है ये तो खैर हमेशा से बहुत शाश्वत किस्म की बहस है जो हम लोग करते रहते हैं, और इसमें कोई पत्रकारिता का बहुत मतलब जर्नलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू का कोई मतलब नहीं है। गुड सिनेमा इज समथिंग विच एंगेजेस यू एंड ऑल्सो एंटरटेन्स यू, यू नो, ये मेरा पर्सनल मानना है कि जो आपको एंगेज भी करे और आपको एंटरटेन भी करे, वो अच्छा सिनेमा है, वो सबसे अच्छा सिनेमा है। लेकिन स्पेस सब तरह के सिनेमा के लिए हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। सबसे बड़ा स्पेस जो उसमें लिया हुआ है हमेशा से,
वो सुपरफिशियल सिनेमा है जिसको हम लोग एस्केप वाली रूट में लेकर के जाते हैं और जिसको सबसे ज़्यादा तबका समाज का देखता है। लेकिन उसके साथ साथ हमेशा से दूसरी तरह का सिनेमा, जिसको आप ये कह रहे हैं कि एंगेज करने वाला सिनेमा, या वो सिनेमा जो आपसे कनेक्ट करता है, आपको कुछ कहना चाहता है, वो सिनेमा हमेशा बनता रहा है और बनता रहेगा, बनता रहेगा। दोनों तरह की जो विधा तो नहीं कहूँगा उसको, दोनों तरह के विचारों के लिए स्कोप जो है वो सिनेमा में हमेशा था, हमेशा रहेगा। हाँ, लेकिन जो नए लोग आते हैं, अगर आप पत्रकारों की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि अविनाश दास अलग तरह की सोच लेकर के आए हों। क्या होता है कि जब हम लोग जवान होते हैं, कि जब हम लोग स्टूडेंट होते हैं और हम एक खास तरह की, समझिए अगर स्टूडेंट मूवमेंट से जुड़ते हैं, जैसा मैंने सारी उम्र लेफ्ट की पॉलिटिक्स की है, सो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट तो मुझे लगता था कि हिंदुस्तान में क्रांति आएगी, हम दुनिया बदल देंगे, है ना, क्योंकि आप चे गुवेरा पढ़ते हैं तो आप अपने आप को चे गुवेरा समझने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बड़ी होती है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, मैं तो काले करता हूँ, है ना, वैसे सफ़ेद हैं, तो आप चीज़ों को समझने लगते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उस सिस्टम का हिस्सा बन जाएं। आपकी अपनी एक स्पेस है जो आप चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन वो मुश्किल है, वो लड़ाई थोड़ी कठिन है, लोगों ने बनाई है। अनुराग ने नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया, हमारा दोस्त है, he has made films, the kind of films he wanted to make, ना, on his terms, है ना। कब तक बनाएगा मुझे नहीं मालूम, कब तक बनाएगा मुझे नहीं मालूम। सो इस तरह के 50 लोग हैं जो जिस तरह का सिनेमा करने आए थे इस शहर में, वो कोशिश करके उस तरह से का सिनेमा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनके लिए एक जो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए उस तरह के सिनेमा के लिए, सपोर्ट सिस्टम, अनलेस देयर इज दैट काइंड ऑफ अ सपोर्ट सिस्टम व्हिच विल फाइनली कम फ्रॉम पीपल, तो वो सिनेमा बहुत आगे नहीं जा सकता, ऐसा मेरा मानना है। मुझे लगता है कि एक सिनेमा होता है जो आप बनाना चाहते हैं और एक सिनेमा है जो लोग देखना चाहते हैं, जो आप जिस एस्केप करने के लिए जो लोग देखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये शायद एक स्किल्ड आदमी का काम है, बहुत चैलेंजिंग काम है, सबसे मुश्किल काम है ऐसा सिनेमा बनाना जो आप बनाना भी चाहते हैं और जो लोग देखना भी चाहते हैं, बीच का एक रास्ता। शायद वो बैलेंस ही की है, कुछ लोगों ने अचीव किया भी है वो। नहीं, मुझे लगता है कि आज की जनरेशन में या पिछले कुछ सालों में सबसे बड़े मेकर जो हैं वो राजकुमार हिरानी है, मैं ऐसा मानता हूँ। द काइंड ऑफ फिल्म्स राजकुमार हिरानी हैज़ मेड, यू नो, वो वही सिनेमा है ना, वो वही सिनेमा है जो आपको एंगेज भी करता है, जो आपको एंटरटेन भी करता है, लेकिन जो आपसे कुछ कहता भी है। सो वो है ना, और वो एकदम कमर्शियल स्पेस में है, वो एकदम कमर्शियल स्पेस में है।